क्या बाबर आजम दौरा साउथ अफ्रीका से भी पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर हो जाएंगे और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी दौरा साउथ अफ्रीका के लिए टी20 स्क्वाड से बाहर रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इसके हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 1 दिसंबर से 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उन्हें दौरा साउथ अफ्रीका में भी चांस दिया जा सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड का ऐलान कब होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान टीम ने दौरा जिम्बाब्वे में टी20 मैचेस खेलने के फौरी बाद साउथ अफ्रीका में जाकर पहले टी20 इंटरनेशनल मैचेस ही खेलने हैं। तो इसलिए सेलेक्टर्स के पास और टीम मैनेजमेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा कि वो नए सिरे से स्क्वाड को तरतीब दे सकें। अब जो पाकिस्तान का दौरा जिम्बाब्वे के लिए टी20 स्क्वाड है, उसमें बाबर आजम भी शामिल नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी नहीं है और उसके साथ साथ नसीम शाह भी नहीं है। यानी कि अपने तमाम रेगुलर टी20 प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टी20 सीरीज़ खेलेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान की टीम इसमें कैसी कारकर्दगी दिखाती है। अगर पाकिस्तान के नए प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो गए तो दौरा साउथ अफ्रीका में भी आपको टी20 टीम में बहुत सारे प्लेयर्स बाहर बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम जिम्बाब्वे के लिए जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड है उसके ऊपर पहले निगाह डालते हैं, फिर बात करते हैं, जिसमें अहमद दानियाल शामिल थे। अब उनकी जगह आमिर जमाल को लाया गया है क्योंकि अहमद दानियाल अनफिट हो चुके हैं। उसके अलावा अरफात मिनाज, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला खान, जहानदाद खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान, ये पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी, इसके ऊपर देखना है कि किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी थी। कभी साहबजादा फरहान को खिलाया गया, कभी बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी आती गई मैदान में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान को अपनी ओपनिंग जोड़ी के हवाले से नए सिरे से काम करना होगा। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स को सबसे ज़्यादा एतराज़ भी इसी बात पर है कि पावर प्ले में पाकिस्तान के लिए जो बैटिंग करने वाले तमाम प्लेयर्स हैं वो लगभग एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एंकर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर टीम जो है वो रन करती है, उनको इनिंग्स बिल्ड करना होती है। तो इसलिए पावर प्ले में पाकिस्तान टीम खातिर खा रन रेट के साथ रन्स नहीं कर पाती है और इसी वजह से दरमियान में सैम अयूब को मुसलसल मौके दिए गए। और मेरा तो अभी भी ये ख्याल है कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में सैम अयूब का जो कैरियर है वो एक तरह से निखर कर सामने आया है, अगर उन्हें दोबारा टी20 मैचेस में मौका दिया जाए तो शायद अब वो कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि कामयाब कैप्टन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि किसी भी प्लेयर से कारकर्दगी लेने में। इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने है, इब्रार अहमद अपने कैरियर का दूसरा बेहतरीन जो डेब्यू है पाकिस्तान की जानिब से वो किया और पाकिस्तान के टॉप 5 जो बेस्ट वनडे डेब्यूज़ हैं उन यानी कि बॉलिंग के एतबार से उनमें फैसल अकरम भी शामिल हैं। यानी 2 प्लेयर्स ने डेब्यू किया और पाकिस्तान की तारीख के 5 बेहतरीन डेब्यूज़ में ये खिलाड़ी अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे। और इससे पहले अगर आप देखें तो बदकिस्मती ये रही है कि बाबर आजम के दौर में या शाहीन अफरीदी या फिर शादाब खान के दौर में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स डेब्यू कर रहे थे वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। इसकी बड़ी मिसालें ऐसी हैं कि जैसा कि आसिफ अली हैं या फिर आज़म खान हैं, हैदर अली हैं, ये पाकिस्तान सुपर लीग में या पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में तो परफॉर्मेंस दे रहे थे या किसी और टी20 लीग में तो परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में आकर वो भी फ्लॉप थे। तो इसका एक बड़ा जो असर होता है वो एक कैप्टन का और टीम मैनेजमेंट का होता है। लेकिन इस बार मैंने जैसा कि पहले कई बार कहा है कि मोहम्मद रिजवान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो नए प्लेयर के साथ भी और पुराने प्लेयर से भी बेहतरीन काम ले सकते हैं। ये उनके अंदर एक खुदादाद सलाहियत मौजूद है। तो इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि सैम अयूब अगर उनको दोबारा टी20 फॉर्मेट में मौका मिलता है तो वो एक तरह से अपने कैरियर को संभाल सकते हैं। इसकी बड़ी मिसाल उनका वनडे कैरियर है। और वैसे अगर आप अब तक की कारकर्दगी देख लें
तो पाकिस्तान के जितने मौजूदा प्लेयर्स हैं इनमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप तकिया कर सकते हैं कि अगर वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ 350 रन बन भी गए तो अगर सैम अयूब और फ़खर जमान ये क्रीज़ पर सेट हो गए तो पाकिस्तान को वो टारगेट चेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा बदकिस्मती से हमारी पूरी बैटिंग लाइन में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके ऊपर हम इतना बड़े स्कोर करने का इन्हिसार कर सकें। गो के चंद ऐसे मौके ज़रूर है कि रिजवान ने और बाबर आजम ने 200 प्लस रन के टारगेट बगैर कोई विकेट के चेस किए, ये भी रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन फिर भी एक जो स्ट्राइकर बैट्समैन होता है, जिस तरह सैम अयूब ने सेंचुरी स्कोर की, धुआंधार बैटिंग की क्रीज़ पर सेट होने के बाद, और उसके अलावा फ़खर जमान ने कई बार ये बात साबित की है, तो उसको देखते हुए पाकिस्तान की वनडे टीम में कम से कम फ़खर जमान और सैम अयूब दोनों का होना लाजमी है, और पाकिस्तान की T20 टीम में फ़खर जमान का होना तो लाजमी है। बाकी सैम अयूब जो कि अब तक 23 मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, उनके ऊपर भी चांस लिया जा सकता है, क्योंकि कैप्टन के चेंज होने के बाद हो सकता है कि वो वैसे ही परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएं जैसा कि वनडे कैरियर में दे रहे हैं, या वनडे जो बैटिंग मैचेस हैं जैसा कि वो वनडे मैचेस में अब तक कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को ये सारे फैसले सोच समझ कर लेने हैं, क्योंकि दौरा साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे की तरह नहीं है, वहाँ आपके सामने एक मुश्किल हरीफ होगी। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत की बी टीम, जिसमें तमाम सुपरस्टार शामिल नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका को उनके देश में हरा कर गई है। और पाकिस्तान के ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है, ये टेक्निकली एक प्रेशर होता है कि अब पाकिस्तान ने भी वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, वरना फिर कंपैरिजन किया जाएगा इंडिया की बी टीम के साथ। तो ये चीज़ें हैं, और पाकिस्तान टीम को दौरा साउथ अफ्रीका के लिए अपनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ टीम मैदान में उतारनी चाहिए। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में बड़ा शानदार है। वहाँ पर वो सेंचुरी स्कोर करने वाले वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट, लगभग 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो आप आसानी से तो बाबर आजम को ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में कोई खिलाड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाता है तो फिर आप चांस ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फ़खर जमान और सैम अयूब एक बार फिर पाकिस्तान की T20 टीम की अशद ज़रूरत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ 160-180 से ज़्यादा रन बन जाते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन प्रेशर में आ जाती है। और पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर आजम हूँ या रिजवान हूँ, वो गो के कंडीशंस के अतबार से या सूरत हाल के मुताबिक जो कि हमने गुज़श्ता 2-2.5 सालों में झेली है, उसके मुताबिक शायद वो सही बैटिंग करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि अगर वो 10 विकटों तक कम रन रेट के साथ रन करते हुए अगर अपनी विकटें ना गंवाएं, तो उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आगे जाकर वो 12, 13, 14 के रन रेट के साथ आपको रन करके देंगे। रिजवान ने तो एक बार फिर भी 1-2 बार रन्स करके दिखाए हैं, लेकिन बाबर आजम के साथ ये मसला नहीं है कि वो जैसे ही हिट करने की कोशिश करते हैं वो या तो कैच हो जाते हैं या फिर बोल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए इस पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में फ़खर जमान का और सैम अयूब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए दौरा साउथ अफ्रीका के लिए बेहतरीन T20 स्क्वाड का ऐलान करेंगे।